हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य भाग का पहला पाठ बड़े भाई साहब। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमचंद जी की कई कहानियां हमेशा से शिक्षाप्रद रही है। यह कहानी भी दो भाइयों की कहानी है, जहां बड़े भाई साहब छोटे को हमेशा पढ़ाई करने की सीख देते हैं, परंतु छोटा भाई जो कि कथा नायक है की रुचि हमेशा खेलकूद और पतंगबाजी आदि में थी। तो आइए पढ़ते हैं इन दोनों भाइयों की आपसी बातें इस कहानी में। लेट्स स्टडी पार्ट्स आर ऑफ बड़े भाई साहब। अब हम पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, जिनका वास्तविक नाम था धनपत राय, और इन्होंने अपने हिंदी के लेखन कार्य किया मुंशी प्रेमचंद के नाम से, और उर्दू में संस्कृतियाँ नवाब राय के नाम से लिखी। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही ये करते रहे हैं। इनका जन्म स्थान लम्ही ग्राम में वाराणसी उत्तर प्रदेश था, और जन्म 31 जुलाई 1880 को और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। इन्होंने सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, मानसरोवर, नमक का दरोगा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, मंत्र आदि कई रचनाओं का निर्माण किया। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब है, जो है तो छोटे ही, परंतु उनसे छोटा भी एक भाई है। वे उससे कुछ ही साल बड़े हैं, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती है। बड़े होने के कारण वे खुद भी यही चाहते हैं कि वे जो भी करे छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के कारण बड़े भाई साहब का बचपन अदृश्य अर्थात नष्ट हो गया। अब आइए पढ़ते हैं इन दोनों भाइयों की कहानी। तो लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है कि जो उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे। इसका स्पष्टीकरण देते हुए वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनकी बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते, यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास ही नहीं कर पाते थे। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके भाई 14 साल के थे। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हमेशा किताब खोले बैठे रहते। समय काटने के लिए वो कॉपियों पर तथा किताब के हाशियों पर चित्र बनाया करते, एक चीज को बार बार लिखते, और दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते। खेल कूद पर जब वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई के रौद्र रूप के दर्शन होते, मतलब बड़े भाई उन पर बड़े नाराज होते। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह खेलकर अपना समय गंवाना है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते हैं और उन्हें लगता है कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है। परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा हटती है तो फटाफट पढ़ाई लिखाई का कठिन टाइम टेबल बना लेते हैं, पर जिसका वो पालन नहीं कर सकते।
खेलकूद के मैदान उन्हें बाहर खींच ही लाते हैं। इतनी फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल होते रहे। सालाना परीक्षा में बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले, परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और खेल कूद में फिर व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई साहब का लेखक पर ज्यादा दबाव ना था। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिताकर लौटे। तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया। तुम्हारी क्या हस्ती है। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चेताया। बड़े भाई साहब ने कक्षा की अलजबरा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन हैं। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लगा। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही और खेल कूद में वो शामिल होते रहे। फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज्यादा नहीं। लेखक को अपने बड़े भाई साहब पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई। अब उनके बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का ही असर है कि वे दनादन पास हो जाते हैं। अब भाई साहब नरम पड़ गए। अब उन्होंने लेखक को डांटना भी बंद कर दिया और लेखक के मन में यह धारणा बन गई कि वह पढ़े या ना पढ़े, वे पास तो हो ही जाएंगे। एक दिन संध्या समय लेखक हॉस्टल से दूर कन कौवा लूटने के लिए या पतंग लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे। कई लीडर और समाचार पत्रों के संपादक भी 8वीं पास है, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। उन्होंने लेखक को अम्मा और दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाए, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के कामकाज तक में हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव हुआ। इतने में ही एक कन कौवा उन लोगों के ऊपर से गुजरा। क्योंकि बड़े भाई लंबे थे, इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे। लेखक उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इस सारांश में हमने बड़े भाई साहब द्वारा छोटे भाई को दी जाने वाली नसीहतें पढ़ी, पढ़ाई के महत्व को भी समझा। आप भी पढ़ाई के महत्व को समझिए और खूब मन लगाकर पढ़ें ताकि परीक्षा में खूब अच्छे अंक आएं। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।